नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय। साथियों, मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ OROP 2 पे एक नई अपडेट के साथ में। OROP 2 एक ऐसा ORP रिवीजन एक ऐसा मुद्दा बन गया है कि ये धीरे धीरे एक आंदोलन का रूप ले रहा है। भविष्य में अगर इस पे डिसीजन सही तरीके से न लिया गया तो ये आंदोलन का रूप ले लेगा। आज की हेडलाइन है OROP रिवीजन पर भेदभाव करे खत्म, सरकार को चेतावनी। PMR को नहीं मिला OROP तो करेंगे आंदोलन, जाएंगे कोर्ट, OROP पे लगेगी रोक। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं क्या है रिपोर्ट। मैंने जैसा कि पहले ही बताया है कि कर्नल अमित कुमार साहब हैं, वो बराबर इस मुद्दे को उठा रहे हैं और कुछ हमारे अधिकारी हैं जो शीर्ष नेतृत्व में आगे हैं और हमारी बात को ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे मुद्दे को उठाने की कोशिश की जा रही है। PMR के मुद्दे को ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इस मुद्दे को हाईलाइट कर रहे हैं और उनके द्वारा ये मुद्दा एक आंदोलन का रूप लेने वाला है अगर इस पे समय रहते ध्यान न दिया गया। देखिए क्या रिपोर्ट है, कहते हैं कर्नल अमित कुमार साहब, क्या रिपोर्ट है आइए जानते हैं। उनके ट्विटर हैंडल पे उन्होंने कोट किया है, यहाँ पर वो लिखते हैं कि समवन इज लिसनिंग @PMO इंडिया, @डिफेंस मिनिस्टर, @नरेंद्र मोदी, @राजनाथ सिंह, @ADGPI। तो इसमें ये सारे शीर्ष नेतृत्व को उन्होंने कोट किया है और कहा है OROP another legal game of discrimination is pensionary benefit is abating. Firstly you deny when veteran approach court to set answer will be। तो कहते हैं कि ये जो पेंशन OROP पेंशन के लाभ में जो भेदभाव किया जा रहा है, इसको लेकर ये कानूनी खेल का इंतजार है और इस पे क्या आगे डिसीजन होता है, क्या प्रधानमंत्री जी की तरफ से डिसीजन लिया जाता है, क्या रक्षा मंत्री जी की तरफ से डिसीजन लिया जा सकता है। अगर इसको आप डिनाई करते हैं, कहते हैं कि अगर आप इसको PMR को डिनाई करके तो देखें, आप प्रीमेच्योर रिटायर्ड को आप डिनाई करें कि आप इनको नहीं देंगे तो हम आगे इस पे क्या करते हैं, हम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे और आंदोलन भी करेंगे। आगे क्या कहते हैं, एक और उन्होंने ट्वीट किया है, यहाँ पर इन्होंने एक कैंपेन चलाया है, इसमें इन्होंने 4 पॉइंट लिखे हैं। इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी को कोट करके और लिखते हैं प्लीज फोकस ऑन दीज रेलिवेंट इशू। फर्स्ट लिखते हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑफिशियल हु आर फोर्सिंग सोल्जर टू कोर्ट इन डिसाइडेड केसेस। तो इनका कहना है कि हमारे जो उन अधिकारियों की जवाबदेही इन तय मामलों में सैनिकों को अदालत जाने पे मजबूर करती है। ये अधिकारियों के ऐसे आदेश, ऐसे कानून जो आदेश दिए जाते हैं, उनकी जवाबदेही, उनके कानून ऐसे आंसर मिलता है कि जिसके ऊपर जवान जो कोर्ट जाने के ऊपर मजबूर होता है। आगे कहते हैं OROP बेनिफिट फॉर VRS पेंशनर्स एंड अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन अमंग वेटरन। तो उन्होंने कहा है कि VRS को जो ये OROP का लाभ है, इसमें पूर्व सैनिकों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, उसमें वेटरन्स के साथ में जो भेदभाव किया जा रहा है और इस पे बहुत ही अमल करने की जरूरत है, इसको ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि OROP VRS को जो OROP का लाभ इससे और उसके साथ में कहते हैं पूर्व सैनिकों को जो भेदभाव किया जा रहा, भेदभाव की राजनीति की जा रही, इससे बचने की जरूरत है। उसके बाद लिखते हैं डिसेबिलिटी ऑफ कैडेट्स ऑफिसर इन मिलिट्री एकेडमीज। उन्होंने कहा है कि अन्य अकादमियों में कैडेट अधिकारियों की विकलांगता के ऊपर उन्होंने सवाल उठाया है। उसके बाद अग्निपथ स्कैम, अग्निपथ को इन्होंने जो अग्निपथ योजना आई दी है, इसको इन्होंने स्कैम नाम दिया है, ये स्कैम हुआ है। और आप देख सकते हैं इस कैंपेन को इन्होंने चलाया है, तो इस कैंपेन में इनको एस में इन्होंने 2 ऑप्शन रखे थे, एस और नो। एस में इनको जो है 91% जो है लोगों का सपोर्ट मिला है, 91% लोगों ने एस में जवाब दिया है कि ये जो सारी बातें हैं बिल्कुल सही हैं।
तो बहुत ही जरूरी है कि ओआरओपी एक मुद्दा बहुत भयानक रूप लेने वाला है कि जैसा कि 2014 के पहले ये मुद्दा उठाया गया था, जंतर मंतर बराबर इसका प्रदर्शन चला था, हमारे भूतपूर्व सैनिकों के ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ था। तो इसको बहुत ही सोचने की जरूरत है, बहुत ही अमल करने। इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आप सोचें कि पहले भूतपूर्व सैनिकों के ऊपर जो लाठी डंडे चलाए गए थे, वो लाठी डंडे इस बार चलाने की नौबत नहीं आएगी। आंदोलन का रूप अगर लिया जाएगा तो उसमें अपने आप को मजबूती के साथ आंदोलन करेगी। जो भी आंदोलन का रूप बनेगा उसमें आंदोलन करने के लिए बहुत ही सख्त और मजबूत तरीके से आंदोलन किया जाएगा। आगे कहते हैं, एक ट्वीट और इन्होंने किया है, व्हाई आर यू डिफेंडिंग जनरल बाय पोस्टिंग सच कमेंट्स इन हिज नेम, आर यू प्लांट सोल्जर प्रोसेस मच मोर मैच्योरिटी देन पीपल लाइक यू, if you are very angry then post their problem, raise issue like education, employment, your effort, may God give maturity sense to people like you। तो कहते हैं कि आप ये जो मुद्दा, जो सेना के मुद्दे हैं, इनको क्यों छेड़ते हैं, इसको क्यों छेड़ा गया है, इसी मुद्दों को क्यों छेड़ा जाता है, सेना के ऊपर ही प्रेशर क्यों बनाया जाता है। जो सैनिक 24 घंटे आपके साथ में आपके चार चौबंद चौकीदारी करता है, देश की चौकीदारी करता है, उसके फाइनेंशियल मैटर पे क्यों कटाक्ष किया जाता है, उसके फाइनेंशियल मैटर को लेके उसको क्यों दबाया जाता है। और भी मुद्दे हैं, एजुकेशन का मुद्दा है, मेडिकल का मुद्दा है, ये मुद्दे उठाने की जरूरत है। आपको कहना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा, एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, राजस्थान का वीडियो है, उसमें गुलाब चंद कटारिया नेता प्रतिपक्ष हैं। ये एजुकेशन का मुद्दा है, ये एजुकेशन से मैटर पे जो है साहब ने बात जो छेड़ी है कि इस मुद्दे को, इन मुद्दों को उठाने की जरूरत है। तो मैं एक एजुकेशन के मुद्दे को, वो बराबर एक वीडियो ये वायरल हो रहा है, उसमें नेता प्रतिपक्ष है गुलाब चंद कटारिया राजस्थान में, ये सदन में चर्चा करते हुए, वो बात करते हुए एजुकेशन मैटर पे, और वो रोने लगते हैं। आज मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, आप सबसे बताना चाहूंगा, ये मेरा वीडियो जहां तक जाता है, जहां तक आप इसको शेयर करते हैं, सब तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। इसमें मैं आपसे सिर्फ यही बताना चाहूंगा कि एजुकेशन का मुद्दा, कि जो गुलाब चंद कटारिया जी सदन में खड़े होकर और उस मुद्दे को बात करते हुए रोने लगते हैं, क्यों? वो नेता प्रतिपक्ष हैं, वहां पर आज कांग्रेस की सरकार है। आप कभी ऐसा, हमें जहां बीजेपी की सरकार है वहां क्यों नहीं सुनने को मिलता है, वहां पर क्यों नहीं हमारे नेता वहां पे खड़े होकर क्यों नहीं रोते इस एजुकेशन सिस्टम को लेके। आप सेना के सिस्टम को छेड़ते हैं, सेना के साथ में हर जगह छेड़खानी हो रही है। कहीं अग्निपथ स्कीम से बात आती है कि अग्निपथ स्कीम आप लेकर आए, बहुत अच्छी बात है, कोई इसमें कोई ये बुराई नहीं है। आपने इस मैटर को मुद्दा उठाया, ये मैटर पे ये मुद्दा उठाया गया कि अग्निपथ स्कीम विदेशों में भी चल रही है, यूएन से कंपेयर किया आपने। यूएन से आप कंपेयर तो करते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि यूएन में कभी उनके बेनिफिट्स में भेदभाव नहीं होता है, वहां पर अफसर और जवान के अंदर भेदभाव नहीं होता है, ऑफिसर और जेसीओ में भेदभाव नहीं होता है, वहां पर ऑफिसर और जेसीओ और जवान एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। लेकिन आपके यहाँ आपने कभी सोचा है कि जवान और अफसर को खाना खाने के लिए यूनिटों के अंदर 3-3 मेस चलते हैं, एक ऑफिसर मेस चलता है, एक जवान जेसीओ मेस चलता है, एक ओआरसी मेस चलता है। ये भेदभाव आपको नजर नहीं आते हैं? आपको जब लगता है ये मुद्दे क्यों उठाए जा रहे हैं, बात करते हैं, आप यूएन से कंपेयर करना चाहते हैं। यूएन से कंपेयर करने के लिए आप उन बेनिफिट, उन फैसिलिटीज के बारे में भी तो आपको सोचना पड़ेगा, उन फैसिलिटीज के बारे में आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप हर सेना के हर किसी मुद्दे को, किसी भी गवर्नमेंट, पीछे किसी गवर्नमेंट ने सेना के किसी भी मुद्दे को कभी छेड़ने की कोशिश नहीं की। ये सेना का मुद्दा है, हर जगह सेना को बार बार छेड़ा जा रहा है, कहीं पेंशन के मामले में छेड़ा जा रहा है, कहीं ओआरओपी रिवीजन के मामले में छेड़ा जा रहा है। मुद्दे हैं, एजुकेशन का मुद्दा है। मैं फिर उसी बात पे आता हूं कि एजुकेशन मुद्दा उठाया गया, राजस्थान सरकार में कांग्रेस सरकार है, वहां नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया वहां सदन में रो रहे हैं,
मैं आगे अभी आपको वो वीडियो दिखाऊंगा, आप वो कैसे फपक के रोने लगते हैं इस एजुकेशन सिस्टम से नाराज होकर। लेकिन वहां पर वो नेता प्रतिपक्ष है, वहां पर उनकी सरकार नहीं है। क्या आप कभी ये सोच सकते हैं, जहां पर ये बीजेपी की सरकारें हैं, क्या कभी वहां पर किसी नेता ने इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई है? क्या कोई नेता इस सिस्टम के खिलाफ रोता है? एजुकेशन सिस्टम में आए दिन एक पैसा, एक चीज, फीस, पता नहीं कितनी फीस बढ़ाई जा रही है। कौन कौन से रूल लेके आते हैं? आप इन सिस्टम को क्यों नहीं छेड़ते हैं? आप इन सिस्टम पे छेड़िए, इन सिस्टम से इनको छेड़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाइए। मेडिकल को हो गया, मेडिकल लाइन आ गई। मेडिकल लाइन की बात करते हैं, मेडिकल लाइन में वहां भी आए दिन देखिए कोई भी डॉक्टर, कोई डॉक्टर कुछ फीस ले रहा है, कोई डॉक्टर प्राइवेट आपका बैठा हुआ कोई कुछ फीस ले रहा है, कोई सरकारी हॉस्पिटल में वो एम्प्लॉयड है बट वो अपना एक क्लिनिक खोल के बैठा हुआ है, वहां पर अपनी अलग फीस ले रहा है। क्या इस पे पाबंदियां नहीं लग सकती हैं? क्या सेना के ही हर पॉइंट को, हर मुद्दे को छेड़ा जा सकता है? सारी पाबंदियां सेना पे ही लगाई जा सकती हैं? तो सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, ये वीडियो राजस्थान का जो गुलाब चंद कटारिया जी का, नेता प्रतिपक्ष का, सदन में एजुकेशन सिस्टम से नाराज होकर ये वीडियो आप देखें और उसके बाद में फिर आपसे 2 मिनट की चर्चा और करूंगा। कोई चिंता की बात नहीं, जो डूबना है प्रदेश को तो डूबेगा। मतलब 10 वर्ष में चाहे मेरा सरकार रही हो, चाहे आपकी रही हो, किसी में स्वयं शिक्षा मंत्री हूँ, अपराधी होऊंगा, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन आप कम से कम इन 10 सालों से इन जितनी कोचिंग संस्थाएं चल रही है, इनकी जितनी परीक्षाएं हुई है, उनके परीक्षा के रिजल्ट के साथ आप एक टीम लगा करके इनका पोस्टमार्टम करो, तब आपको समझ में आ जाएगा कि बीमारी कहाँ से चली है। ये बीमारी इन व्यवसायियों के थ्रू चली है। मैं और आप पेपर आउट करेंगे, पेपर लाऊंगा, 5 लाख दे दूंगा, 8 लाख दे दूंगा, मैं क्या 2 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़ दे सकता हूँ क्या? ये सारे के सारे जो पैसे देने वाले बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, जो कोई 10 करोड़ में पेपर ले जाता है, कोई 3 करोड़ में ले जाता है, कोई 2 करोड़ में ले जाता है, फिर अपने कोचिंग संस्थान में रिजल्ट लाता है, उसके बाद बड़े बड़े पोस्टर बाहर लगाता है, मेरा 100% सिलेक्शन। ये है बीमारी की जड़। अगर मार करना चाहते हो तो यहाँ करो, तब तो जाकर के इसको कोई रोक सकोगे। बाकी से केवल मन को संतुष्ट करने का काम करो तो ये राजस्थान के उस गरीब बच्चे के साथ न्याय नहीं होगा, जो बड़ी मुश्किल से पढ़ता है, अपने घर में बूढ़े माँ बाप को भूखे मार के पढ़ता है और उसके बाद परीक्षा के लिए जाता है, रोता हुआ घर लौटता है। क्या दुख नहीं होता है? हम लोगों के मन में कोई रहम नहीं है कि आखिर उस बच्चे का क्या होगा जो अपनी बड़ी पीड़ा के साथ पढ़ रहा है। इन सारे पैसे वाले लोगों के पास में आपने सारी सरकारी नौकरियों को भेज दिया। मैं बहुत कड़वा सच बोल रहा हूं। आज जो पिछले 8 साल में नौकरी में लगे ना, उन सब का भी पोस्टमार्टम कराओ, आपको लगेगा आधा फर्जी मामला निकलेगा। कोई है नहीं, कोई सोचने वाला है इस पर कि आखिर उसके दर्द को कौन जानेगा? है ना। जिस प्रकार से हमने परीक्षा के माध्यम से इन पैसे वाले लोगों को उतार करके सारे के सारे उन गरीबों की आशाओं के ऊपर पानी फेर दिया। रात और दिन पढ़ता है, भूखा प्यासा पढ़ता है, घर बेच करके पढ़ता है, खेत बेच करके पढ़ता है, लेकिन जब उसका सिलेक्शन नहीं होता तो जहर खा के मरता है। कोई इस पीड़ा को समझने के लिए तैयार नहीं है। और हम इस कानून को ला करके दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि हमने इतना बड़ा कानून कर दिया, इस कानून से कुछ भी नहीं होगा। मैं आज आपको कह रहा हूं, ये जो आपने नए प्रावधान जोड़े हैं, मैं सोचता हूं कि मुझे कुछ बोलने की इच्छा नहीं, मुझे बहुत दुख है इस बात का। क्या होगा ये? किस तरह की गैंग पालनी है हमने? पानी पिला दो है ना। मैं उस दिन भी पूछा था कि मैंने कहा ये शिक्षा संकुल पे है, जिन लोगों को ड्यूटी पे लगाया, इसको लगाने वाला दोषी कौन है, जिसके कारण से पेपर जो है ना काट करके निकाल दिया। ये तो ठीक है, भाग्य हमारा अच्छा था कि सवाई माधोपुर की घटना खुट गई और एसओजी को उसमें हाथ में लग करके कुछ केस लग गया। अगर वो केस नहीं लगता तो आज आपकी सारी नौकरी पर इन सब बड़े बड़े दलालों के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होते और मेरा गरीब का बच्चा अपना घर लौट के जाता। क्या दुर्भाग्य है।
और इस कारण से केवल इसके लिए खुश मत हो जाओ कि हमने कानून बहुत सख्त बना दिया इसलिए अपराधी रुक जाएगा। नहीं, सिस्टम को बदलना होगा, ये परीक्षा का सिस्टम चेंज करना होगा। मैं सोचता हूँ कि क्या हम इतने अक्लमंद बैठे हैं, क्या इस व्यवस्था को चेंज नहीं कर सकते? क्या एक ही पेपर सारे राजस्थान में 20 लाख बच्चों को दिया जाए? क्या इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं हो सकता? इसका ऑल्टरनेट सोचना चाहिए कि हम परीक्षा को टुकड़े टुकड़ों में कैसे कर सकते हैं। जिले के अनुसार पेपर नहीं, एक नहीं हम 25 पेपर बना सकते हैं। कौन से सेंटर पर कौन सा पेपर जाएगा कोई तय नहीं करेगा कौन सा जाएगा, और हम जो इच्छा होगी उस सेंटर पे वो पेपर भेजेंगे। और ये जितने भी प्राइवेट कॉलेजों में आपने सेंटर बना रखे उनको बंद करो, इनको तुरंत बंद करिए एक ऑर्डर से। जितने भी सरकारी विद्यालय है और सरकारी नौकर ही एग्जामिनर बनेगा और एग्जामिनेशन करेगा, तब तो आप इसको बचा पाओगे। ताकि आप और मैं कितने भी कानून बदल कर दें, आपका वो जांच करेगा, आपका वो अधिकारी आएगा। आपने कहा भाई सेशन जज के नीचे नियुक्ति नहीं होगी, इसके अलग से कोर्ट होगा, बहुत अच्छी बात है। प्रोविजन जो आपने डाले हैं वो स्वागत योग्य, स्वागत करता हूँ, पर इन प्रोविजन को लागू तो आप और मैं ही करूँगा, कौन करेगा? जब हम ही ठीक नहीं है तो इन प्रोविजन क्या रोएंगे अंदर बैठे बैठे? जब तक हमारा दिल और दिमाग ठीक नहीं होगा ना, इस बीमारी का इलाज नहीं होगा। हमने शिक्षा के मंदिर को भ्रष्टाचार की भट्टी में जलाकर खाक कर दिया। दुर्भाग्य हमारा, जहां से कोई आशा की किरण दिखती थी उस गरीब को कि चलो मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन अब वो निराशा में आ गया। उसको लगा कि अब कोई रास्ता नहीं है। और इस कारण से मैं सोचता हूं कि आप जिस भावना से लाया, मैं आपकी भावना की इज्जत करता हूं, लेकिन केवल आपकी भावना इन बेईमानों को नहीं रोक सकेगी। इसको रोकने के लिए हमको सिस्टम को बदल करके और तुरंत उस पर ध्यान करना चाहिए। कानून 302 का बना हुआ है, क्या मर्डर रुक गए? आप भी जान रहे हो रोज के रोज पोक्सो कोर्ट में आजीवन कारावास हो रहा, क्या व्यभिचार रुक गया है? अपराधी को दंड मिल सकता है, अपराध बंद नहीं हो सकता है। अपराध बंद करने के लिए जो सिस्टम होते हैं उस सिस्टम में चलो। एकमात्र इस देश में भ्रष्टाचार की भट्टी में देश जल रहा था, केवल और केवल एक तरह से प्रत्येक व्यक्ति का खाता खुलवाकर देश के प्रधानमंत्री में सारा का सारा बेनिफिट उसका सीधा खाते में डाला। बेईमानों को चोट लगी नहीं लगी, उस तरफ अपना दिमाग बचाओ, उस तरफ अपना दिमाग लगाओ कि इस बीमारी का इलाज कहाँ है और कैसे हो, इस बारे में चिंता करने की कोशिश करो। मैं कई बार इधर सीकर और इधर गया तो मैं सोचता हूँ कोचिंग संस्थान की बिल्डिंग देंगे ना तो टोपी गिर जाए नीचे से। क्या चीज़ है यार, भगवान ने क्या लक्ष्मी वहीं बरसाई है। और जो बाकी संस्थाएं, उसका कारण यह है कि हमने अपनी दुकान को इतनी कमज़ोर कर दी है कि जहाँ बच्चे अच्छी तरह से शिक्षा लेकर के हम जैसे गरीब पढ़ करके यहाँ आ गए, अब वो रास्ते नहीं हैं। और इस कारण से मेरी बहुत विनम्र प्रार्थना है, इस बीमारी का इलाज चाहिए बच्चे को, कानून से नहीं होगा, कानून के अलावा होगा, और उसमें आप करें। धन्यवाद। थैंक यू। माननीय मंत्री महोदय। तो साथियों, आपने वीडियो देखा, आपको इससे क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, आप ये बताइए और कमेंट करिए। और इस वीडियो में जैसे गुलाब चंद कटारिया जी रो रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, ऐसे मैं उम्मीद करूंगा कि क्या ये सरकारें जहां पर बीजेपी की सरकार है, 100% जहां पर गवर्नमेंट बनी हुई है, क्या वहां पर कोई नेता इस सिस्टम के खिलाफ बात करेगा? आप सभी कमेंट करके बताएं। और उसके बाद में ये हमारे जो अमित कुमार जी जो हैं, जिन्होंने हमारे इस सिस्टम को आगे, इस मुद्दे को आगे उठाया है, और उनका कहना है कि पीएमआर को अगर न्याय नहीं मिलता है, पीएमआर को अगर बेनिफिट नहीं मिलता है, पीएमआर को अगर ओआरओपी रिवीजन का लाभ नहीं मिलता है, तो ये ओआरओपी रिवीजन हमें नहीं चाहिए। इसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। अगर इनको न्याय नहीं मिलता है, इसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे, इसके खिलाफ हम कोर्ट में जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं, अभी बराबर लेटर लिखे जा रहे हैं। अभी संगठन का भी जो है, एक संगठन अभी जस्ट ही मुलाकात किया है, वीडियो बहुत लंबा हुआ है, मैं उस मैटर पे बाद में बात करूंगा। हमारे एक संगठन ने जो है जाके रक्षा मंत्री जी से मीटिंग भी हुई है इस पीएमआर के मैटर के ऊपर, और भी काफी चर्चाएं हुई हैं। सैनिक संगठन लगातार मिल रहे हैं, चिट्ठियां लिख रहे हैं,
और हमारे मेजर जनरल सतवीर साहब भी चिट्ठी लिखे हैं, जैसा कि मैंने पीछे वीडियो में बताया, उसका भी अभी तक जवाब नहीं आया है। तो आप सभी कमेंट करके बताएं, पीएमआर को न्याय मिलना चाहिए, इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए और आप सब खुल के पटल पे आएं और आगे बात करें। उम्मीद करूंगा, मैं आपसे फिर कहता हूं, मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन शेयर जरूर करें। शेयर करने से लोगों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए और इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, पता लगना चाहिए कि सेना के साथ क्या हो रहा है, कैसे लोग क्या बिहेव किया जा रहा है, क्या बेनिफिट सेना को दिए जा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।